नमस्कार साथियों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो बिना आपका समय नष्ट किए हुए चलते हैं सीधे उपसर्गों पर। और उपसर्गों की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने अभी तक की कक्षाओं में जो पढ़ा वो हमने पढ़े संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? संस्कृत के उपसर्ग। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों को हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम उपसर्ग भी हम उन्हें कहते हैं। और जब हम हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं तद्भव। हिंदी के उपसर्ग जो है वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। तो हमें यहां पर आज ये भी समझना है कि हिंदी के उपसर्ग जो है वो हिंदी के शब्दों के साथ ही प्रयोग होंगे। जैसा मैंने आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि संस्कृत के जो है, संस्कृत के उपसर्ग जो हैं वो प्रयोग किसके साथ होंगे? वो प्रयोग होंगे हमारे संस्कृत शब्दों के साथ में। तो हिंदी के शब्द जो हैं उनके साथ में हमारे हिंदी के उपसर्ग ही प्रयोग में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना उदाहरण के आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हम प्रतिदिन उपसर्गों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए उदाहरण में कि संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया। ठीक है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तत्सम जो है, तत्सम का मतलब क्या हुआ? तत्सम का अर्थ हुआ दोस्तों, जो संस्कृत भाषा से हमारे पास में आए और हमने उन्हें बिना किसी नियम के परिवर्तन हमने किए, उनको वैसे का वैसा ही अपना लिया। ठीक है, वैसे का वैसा ही अपना लिया तो वो हमारे क्या बन गए? तत्सम। लेकिन जो शब्द संस्कृत में थे और हमने हिंदी में उनका परिवर्तित रूप लिया, ठीक है, वो हमारे कहलाए तद्भव। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे संस्कृत के उपसर्ग जो हैं उनके बाद में कुछ उपसर्ग जो हमारे हिंदी में निर्मित हुए उनको तैयार किया गया संस्कृत के शब्दों को बदलकर, संस्कृत के उपसर्गों को बदलकर तैयार किया गया। वो हमारे क्या कहलाए? वो हमारे कहलाए तद्भव या फिर हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, आते हैं सबसे पहले उदाहरण पर और सबसे पहले उदाहरण आता है आपके अ। ठीक है, अब यहां पर आप यही ध्यान रखें कि ये यहां पर जो अर्थ दे रहा है इसका अर्थ नहीं के रूप में आता है। इसका अर्थ जो है नहीं के रूप में आता है, लेकिन अगर हम इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा स्वर ही रहेगा, इसमें नहीं का अर्थ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर हमें क्या करना है? शब्द बनाने। देखिए शब्द क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मर, मैंने शब्द लिखा, मूल शब्द लिखा मर। अब मर के साथ में मेरा जो है अगर ये उपसर्ग उपसर्ग जुड़ जाए तो क्या शब्द बनेगा? एकदम सही बताया यहां पर, अमर बन गया, अमर। अब अगर हम बात करें जो अपने स्थान से हिलता नहीं हो, ठीक है, जो चलता नहीं हो, हम उसको क्या कहेंगे? जो चलता नहीं हो हम उसको क्या कहेंगे सर? हम उसके कहेंगे अचल। उसे हम क्या कहेंगे? अचल। अब अचल जो है वो किसका पर्यायवाची भी है? यहां पर पर्यायवाची भी दिमाग में याद रखें कि अचल जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची है, क्योंकि पहाड़ चलता नहीं है। ठीक है, पहाड़ चलता नहीं है। जो कभी टाला ना जा सके, जो कभी टाला ना जा सके, हम उसको क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी नाम है, पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी नाम है। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री जी? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल, है ना? तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे इन शब्दों के साथ में जो प्रयुक्त हुए हैं वो उपसर्ग हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा देखिए कौन सा हमारा हिंदी का उपसर्ग? ऊ से है। ठीक है, ऊ से है तो अब देखो इससे शब्द कौन से बनेगा? देखिए शब्द है, मान लीजिए यहां पर छालना, छाल। ठीक है, छाल में मैंने आगे जोड़ा ऊ तो शब्द बन गया उछाल। ठीक है, ऊ जोड़ा, शब्द बन गया क्या? उछाल। ठीक है, इस तरह से देखिए शब्द था मेरा मूल शब्द तार। शब्द मेरा क्या था? मूल शब्द तार। और तार में मैंने जोड़ा ऊ उपसर्ग और ऊ उपसर्ग जुड़ते ही क्या बन गया? उतार। ठीक है, उतार बन गया। तो यहां पर ये परिवर्तन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया
कि उपसर्ग जो हैं वो शब्द के कहां जुड़ेंगे, बताओ, शब्द के कहां जुड़ेंगे? एकदम सही उत्तर दे रहे हैं आप, शब्द के आगे जुड़ेंगे, शब्द के आगे जुड़ रहे हैं इसलिए, और वो हमारे उपसर्ग हैं और शब्द में परिवर्तन लाएंगे, नया शब्द बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे और शब्द में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। आ रहा है ना परिवर्तन? देखो तार, तार में ऊ जुड़ा, बन गया उतार, उतार मतलब नीचे की तरफ लाना, नीचे की तरफ लाना, ठीक है, कि उसे उतारो, उतारो मतलब जो चढ़ा हुआ है उसको उतारना है, नीचे लाना है। तो यहां भी ये क्या हुआ, यहां हो गया शब्द परिवर्तन, नया शब्द बन गया, एक नया अर्थ आ गया। तो यहां पर होता है शब्द परिवर्तन, किसकी वजह से, उपसर्ग की वजह से। फिर आते हैं हमारे इसके आगे उपसर्ग जो है वो उपसर्ग, इसमें देखिए कि मेरा मूल शब्द जो है वो सर है, ठीक है, मूल शब्द मेरा क्या है, सर है। अब इसमें आगे ये जुड़ा तो शब्द बन गया मेरा औसर, शब्द में क्या बन गया, औसर, ठीक है, मृत्यु के बाद जो भोज और किए जाते हैं उसको औसर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर यहां पर मेरा मूल शब्द होता घट, मूल शब्द होता मेरा घट, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया ओ, तो क्या शब्द बन गया, ओघट, ओघट, ठीक है, ओघट शब्द बन गया, नीच के लिए प्रयुक्त होता है ओघट, ठीक है। तो यहां पर हम नए शब्द का निर्माण भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें परिवर्तन कैसे हो गया, ठीक है। आते हैं अब अगले अन पर। अब देखिए इसमें अन, अनदेखी अनजानी सी, अनदेखी अनजानी, अरे हाँ मैंने तो उपसर्ग लगा दिए, अरे हाँ यही तो लगाना है, बनाइए, क्या बना, अनदेखा, अनदेखा बन गया, और क्या बनेगा, और बन गया अनसुना, जो कभी सुना हुआ नहीं हो, अनजानी जो अनजान हो, है ना, जान का विपरीत क्या बन गया, अनजान, बन गया ना, अनजान बन गया। और यहां पर हमारा प्रयुक्त हो गया कौन सा, अन उपसर्ग, अन उपसर्ग हमारा यहां पर प्रयुक्त हुआ। आते हैं अन उपसर्ग के बाद में हमारा अध उपसर्ग, ठीक है, अध उपसर्ग। अब अध जो है इसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्यों समझने की जरूरत है, कि यहां पर अध जो है वो हमारा मूल इस प्रकार से शब्द बनाता है, ठीक है। अध का अर्थ यहां पर होता है आधा, अर्थ का, अध का अर्थ क्या होगा, आधा, ठीक है, आधा अर्थ लेना है आपको, ठीक है, मतलब जो भी शब्द होगा उसके साथ में ये जुड़ेगा तो उसमें क्या उत्तर बन जाएगा, उत्तर जो आएगा ना वो आपको ये समझना है कि उत्तर मेरा आधा के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई जो है रोटी जो है, अगर रोटी जो है, ठीक है, वो अगर जो है मेरी एक तरफ जल जाए और एक तरफ कच्ची रह जाए, ठीक है, या अगर मैं इंसान की बात करूं, वो इंसान जो है जिस पर कोई भी पदार्थ जिससे आग लग सकती है, आग लगी, वो 50% झुलस गया, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अध जला, अध जला, अध जला, आधा जला हुआ, अध जला मतलब आधा जला हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अध पका, आधा पका हुआ, जिसमें आधा पका मतलब आपने खाना बनाया लेकिन वो आपका खाना जो है वो पूरा पका नहीं, तो अध पका हो गया, मतलब आधा पका है, ठीक है, आधा पका, अध जला, आधा जला हुआ, ठीक है। ये बात आई समझ में या नहीं आई? हाँ एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो कि सर आज ये आधी जली हुई रोटी लाया, एक तरफ रोटी जो थी वो आधी जल चुकी थी, ठीक है, एक तरफ रोटी आधी जल चुकी थी और दूसरी तरफ जो है आधी कच्ची रह गई, ठीक है, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं अध पका और अध जला, ठीक है। आते हैं अगले उदाहरण पर, अगला उदाहरण देखिए। अब यहां पर यह ध्यान देना है, इससे पूर्व जो शब्द था हमारा उपसर्ग वाला उसमें अध लिखा हुआ था, लेकिन अब अध के साथ में आपके विसर्ग भी हैं, अध के साथ में आपका विसर्ग भी है, तो अब यहां इसका अर्थ आधा नहीं होगा,
अब यहां इसका अर्थ आधा नहीं होगा, यहां इसका अर्थ होगा नीच। ठीक है, यहां इसका अर्थ क्या होगा? नीच। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो यहां पर शब्द बनेंगे, विसर्ग युक्त है ये, तो विसर्ग युक्त शब्द बनेंगे। देखो शब्द बन गया मेरा अधोगति। अधोगति, ठीक है, जिसको निम्न गति मिली हो। ठीक है, फिर अगर हम कहें अधोलिखित, अधोलिखित नीचे लिखा हुआ। ठीक है, नीचे लिखा हुआ, अधोगति नीच गति को प्राप्त होना। ठीक है, अधोलिखित नीचे लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात आई समझ में कि अध जो शब्द है उसका तो अर्थ होता है आधा, लेकिन अध के बाद में अगर विसर्ग लग गया तो वो बन जाएगा नीच। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? नीच बन जाएगा। जो सही व्यक्ति नहीं होता, जो दुष्प्रवृत्ति वाला होता है, उसको हम कहते हैं नीच। ठीक है, जैसे ऊपर जो होता है, ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे। तो नीच जो शब्द बन रहा है ना, वो यही ध्यान देना है। तो अधः शब्द के बाद में अगर आपके विसर्ग लग गया, अधः शब्द हो गया, तो वहां पर आपके क्या बन जाएगा? वो विसर्ग आपके ओ की मात्रा के रूप में परिवर्तित होकर आएगा और अधोगति शब्द बनाएगा, अधोलिखित शब्द बनाएगा। आते हैं अगले उदाहरण पर। उन, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। ठीक है, क्योंकि यहां इसके साथ साथ आप जो है वो गिनती भी सीख जाएंगे। हाँ, गिनती सीख जाओगे। गिनती में आपको हिंदी की गिनती जो आती है ना, उस हिंदी की गिनती से संबंध में यहां शब्द आएंगे और फिर आपको आसानी रहेगी उनको पहचानने में। ठीक है, उन का अर्थ होता है कम। एक कम जो होता है, एक कम जो होता है उसको हम कहते हैं उन। ठीक है, अब इससे देखो कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। इससे शब्द बन रहे हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 39। ठीक है, 39 समझ गए। 39 का मतलब यहां पर क्या हुआ आपके 3 और 9। ठीक है, फिर अगर हम कहें 29, 29, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके? इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 9। और अगर यहां पर ये कहा जाए 49, 49, इसका मतलब 4 और 9। ठीक है, हमारी हिंदी में जो हिंदी की गिनती है, उस गिनती में आप लोग जो है वो अटक जाते हैं। अटक जाते हैं ना, आपको पता नहीं चलता, पता नहीं चलता कि अब ये जो बोला जा रहा है वो किसके संदर्भ में बोला जा रहा है। तो अब याद रखना, देखो 29। ठीक है, 29 के बाद अगर हम चलेंगे तो 39, 39 के बाद में हम चलेंगे तो आपके आ गया 49, 49 के बाद आएगा 59। ठीक है, 59 के बाद में आपके आएगा 69, 69 मतलब 70 में एक कम। ठीक है, 59 मतलब 59, 59, 59 मतलब 59, 69, फिर उसके बाद में 79। ठीक है, 79 मतलब 80 में एक कम, और फिर उसके बाद में आ जाएगा 89। ठीक है, जिसमें 89 बनता है। तो ये याद रखने वाली चीज है ना। देखो बातों बातों में हम क्या सीख गए, हमें ये भी पता चल गया कि उन जो है वो हमारा हिंदी का उपसर्ग है, और इसी की वजह से हिंदी की जो हमारी गिनती होती है उसमें उनका प्रयोग होता है। मतलब एक कम, एक कम 30, एक कम 40, एक कम 50। इसका मतलब अब यहां पर हमारी दो चीजें जो हैं वो एक साथ क्लियर हो गई है। ठीक है, इसके बाद का उदाहरण देखिए दोस्तों, क और कु। या तो कै का हो सकता है या फिर को लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है, कोई भी हो पहचानना है। और पहचान कैसे करनी है? पहचान करनी है सीधी, क्योंकि इसमें देखो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे संधि में परिवर्तन होता था, वैसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो शब्द आपस में जुड़ेंगे और एक नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, और जब हमें अलग करने होंगे तो मूल शब्द को अलग कर दो और उपसर्ग को अलग कर दो, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां मैंने लिखा कपट। कपट, पट कहते हैं दरवाजे को, पट कहते हैं दरवाजे को, वस्त्र को। लेकिन यहां पर देखिए कपट, तो अब यहां पर क जो जुड़ गया वो आपकी धूर्तता को बताने लग गया। ठीक है, धूर्तता को बताने लग जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कु है,
तो कु से जोड़ दो, कुपुत्र। ठीक है, देखो कुचाल, कु का मतलब होता है बुरा, कु का मतलब यहां पर क्या होगा, बुरा। ठीक है, आ गई बात समझ में या नहीं आई? आगे ना यहां तक समझ में? तो अब दोस्तों, अब चलते हैं हमारे इसके अन्य उदाहरण पर। अन्य हमारे और कौन से उपसर्ग हैं जो इसमें प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, अब आगे देखिए, नी, नी उपसर्ग आ गया। ठीक है, नी उपसर्ग से बनाओ, बन गया सर। ये देखो, नीडर, जो डरता नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नीडर। फिर देखो, निशान, बन गया ना, नीडर, निशान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर देखिए, स भी आ गया और सु भी आ गया, स भी आ गया और सु भी आ गया, दोनों के शब्द बन जाएंगे। बनाओ, देखो सर, आपने कहा था कि फल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, फल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, और फल में अगर मैंने स जोड़ा तो क्या बन गया, सफल। और सफल वही होते हैं, सफल वही होते हैं जो कक्षा में नियमित रूप से ध्यान देते हैं, जो पढ़ाई पर नियंत्रण ध्यान देते हैं, वही सफल होते हैं। तो सफल, फल के साथ। ठीक है, फिर देखो, सकाम, काम के साथ। फिर देखिए, सु है, तो ये देखिए, सुलभ, जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। फिर देखिए, सुशील, जिसका चरित्र अच्छा हो, शील का मतलब चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा हो, सुशील, बन गया ना। हाँ, इसी प्रकार से अब देखो, अलग करना बहुत आसान है कि अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न कैसे पूछेंगे, प्रश्न इस प्रकार पूछेंगे कि आपको उपसर्ग देकर पूछ लिया जाएगा कि अब इसमें से मूल शब्द अलग करें। उपसर्ग युक्त शब्द देंगे और उसमें से पूछ लेंगे आप जो है इसमें से मूल शब्द अलग करें, या फिर उपसर्ग का नाम देकर दे दिया जाएगा, इसके कोई उदाहरण बनाओ। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया सुशील, ठीक है, कुछ नहीं करना, सील को इधर अलग लिखो, सु को इधर अलग लिखो, ये आपका हो गया अलग, ये दोनों हो गए अलग, और इसी प्रकार से उत्तर आ गया। और या फिर अगर ये कह दे कि उन उपसर्ग से, उन उपसर्ग से दो शब्द बनाओ, उन उपसर्ग से क्या बनाओ, दो शब्द बनाओ, तो कोई नहीं, 49, ठीक है, 29, ये इस तरह से शब्द बन जाएंगे। तो हमारे प्रश्न चाहे किसी प्रकार से पूछे, वो अगर प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से किसमें इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उस उपसर्ग को निकालना है। अगर वो ये पूछे कि इनका उदाहरण दो, तो हमें उदाहरण देना है। और अगर वो कहे कि उपसर्ग युक्त शब्द से मूल शब्द अलग करें, तो मूल शब्द अलग कर देना है। ठीक है, ये तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आते हैं अगले उदाहरण पर, भर। अब देखो, भर से बनाओ, मैंने भरसक प्रयास किया। कौन सा प्रयास किया, भरसक, भरसक मतलब जितनी मेरे से मेहनत हो सकती थी, बहुत प्रयास किया, भरसक। ठीक है, फिर मैं भरपेट खाना खाता हूं, भरपेट, पेट को भरकर, पेट को भरकर, तो भरपेट, यहां पर भी क्या हुआ, भर उपसर्ग आके जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए एक और शब्द है आप जो बोलते रहते हैं, भरपूर, भरपूर बोलते हैं ना हम, तो भर क्या है, ये उपसर्ग है। आगे बात समझ आ गई? हाँ, तो अब आते हैं अगले, आगे वाले जो है वो हमारे क्या कह रहे हैं, आगे वाले देखिए वो क्या कह रहा है, चो शब्द है। ठीक है, अब इस चो के साथ में आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, स्वर द्विगु समास याद आना चाहिए। आएगा द्विगु समास याद? उसमें एक उदाहरण था ना, क्या, आज हम अगर गाड़ी होती है और वो अगर कहीं जा रही होती है और रास्ता अगर ऐसा आ जाए, रास्ता अगर ऐसा आ जाए, उस यहां मान लीजिए कोई चौक बना हुआ है, यहां चौक बना हुआ है, इस तरह से रास्ता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे एकदम सही, चौराहा। क्या कहेंगे, चौराहा, कहते हैं ना चौराहा। अब इसी प्रकार से अभी आप लोगों ने सुना होगा कि है ना, 4 महीने जो है वो जब हमारे बारिश के समय और होते हैं, उस समय जो हमारे मुनिगण और होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा और नहीं करते हैं। हाँ,
बताओ 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 क्या कहेंगे, बताओ जल्दी। हाँ एकदम सही कहा, उसको हम कहेंगे चौमासा। चौमासा 4 मास, चौमासा 4 मास, ठीक है। तो चौमासा, चौराहा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया यहां पर हिंदी का उपसर्ग चौ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमारा उपसर्ग है ती, ठीक है। अब ती उपसर्ग से आप देखिए शब्द बनाओ, ती उपसर्ग है, ठीक है। तो ती उपसर्ग से बनाओ शब्द, यहां लिखा मैंने ती, और ये देखो क्या बना, बन गया ना, बन गया। अब देखो दूसरा, जब तितली हो गया तो फिर दूसरा क्या होगा, तिराहा, तिराहा होता है। फिर देखिए तिपैया, तिपैया वाहन, सुना होगा तिपैया वाहन। अच्छा तिपैया वाहन कौन सा होगा, याद होगा, तिपैया वाहन कौन सा है, बताओ जल्दी से। तिपैया वाहन, अरे हाँ, ग्रीन रंग का और पीले रंग का, बताओ जल्दी से बताओ, सवारी बैठाने के काम आता है। हाँ सर, ऑटो, ऑटो 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 को हम क्या कहते हैं, तिपैया, 3 पहिए होते हैं ना, एक आगे 2 पीछे, तिपैया होता है ना। घर पे भी काम आती है ना तिपाई, तिपाई घर पे आती है ना काम और करने के लिए, जिसपे 3 पाए होते हैं, चढ़ने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। हाँ हाँ, दीपावली की सफाई अभी आप लोगों ने की होगी ना, याद आ रहा होगा, हाँ वही, तिपाही, तिराया, तिपैया। आगे बात समझ। फिर देखिए दू, दू उपसर्ग है हमारा, ठीक है। दू उपसर्ग से देखो, सबसे लिखा दू, ठीक है। फिर लिख दिया मैंने दुर्दिन, ठीक है। अब बनाओ, अब देखो हमारा स्कूटर और होते हैं, ये कितने होते हैं सर, 2 पहिए होते हैं, तो लिखो दू पहिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो देखिए दोपहर, दोपहर जो होती है, दोपहर शब्द होती है, उसमें दोपहर भी हम लिखते हैं, तो दोपहर, दोपहर, ठीक है। तो ये हमारे शब्द क्या बन गए, ये हमारे शब्द बन गए दू से, दू उपसर्ग से हमारे शब्द बन गए। आगे देखिए पर उपसर्ग से शब्द देखिए, परहित, दूसरों की भलाई, परहित दूसरों की भलाई, परकाज, परदेश, दूसरा देश, परदेश दूसरा देश, परकाज दूसरों का काज, कार्य, ठीक है। आगे बात समझ में, ये है हमारे हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। आगे देखिए बिन, बिन बुलावा आ गए, बिन बुलाए आ गए, सर वो तो अभी तक बिन ब्याह रह गया, बिन बोले सुन लिया, मैं क्या बता रहा हूं, अरे सर आपने तो बिन का उपसर्ग के बता दिए शब्द। हाँ भाई वही लिखना है, लिखो सबसे पहले बिन बुलाए, बिन बुलाए, बिना बुलाए जो आ जाए, ठीक है। बिन ब्याहा, बिना ब्याह को, जिसकी विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, बिन ब्याह, ठीक है। कहते हैं ना बिन ब्याह, बिन ब्याह, ठीक है। फिर देखिए आगे हम बात करें तो हमारे देखिए चिर, ठीक है। अब देखो चिरकाल, चिरजीवी, लंबे समय तक, चिर का मतलब लंबा, लंबे समय तक, चिरकाल, चिरजीवी, लंबे समय तक जीने वाला, चिरजीवी, ठीक है। फिर देखिए बहु, बहु, हाँ ये याद रखना, बहु, बहु शब्द जो है याद रखना और बनाओ। सर एक तो एकदम आसान से बन जाएगा, क्या बनेगा, बहुवचन, क्या बनेगा, बहुवचन,
दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बन गया देखो बहुउद्देश्य, बहुवचन, बहुउद्देश्य, बहुलता, है ना। तो यहां पर आपके क्या शब्द बन रहे हैं, यहां पर आपको शब्द बन रहे हैं बहु से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सह, सह का आपके बन जाएंगे देखो सहकर्मी, सहकर्मी होता है ना, साथ में काम करने वाला सहकर्मी। ठीक है, ये लो, अगर आपके साथ में पढ़ने वाले हैं तो क्या होगा, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सहदेव, देव के साथ, देव के साथ, साथ में देव जो हैं, ठीक है, सहदेव। तो सहपाठी, साथ में हमारे पढ़ने वाले, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, सहकार, जो सरकारियों की जो संस्थाएं होती है, सहकार समिति। ठीक है, आगे बात समझ, आते हैं अगले उदाहरण पर। स्व, स्व देखिए क्या कह रहा है, स्व ये कह रहा है कि स्व के साथ में आप लगाओ स्वतंत्र, और क्या लगाना है, और लगाना है स्वच्छंद। ठीक है, और क्या लगाना है सर, और लग जाएगा स्वराज्य, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कही थी ये बात, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कही थी ना, स्वराज्य, बात आती है स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वराज्य। आगे बात समझ में। तो हिंदी के उपसर्गों में आपने समझा होगा कि किस प्रकार हमारे हिंदी के उपसर्ग जो हैं वो हिंदी के शब्दों के साथ में जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं, और नया शब्द बनाने के साथ साथ अगर हम कहें तो उसमें परिवर्तन ये भी हो रहा है कि उसका अर्थ जो है वो पूरा संपूर्ण रूप से बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग, विदेशी, विदेशी भाषा के उपसर्ग, मतलब ये है हमारे विदेशी भाषा से, मतलब हमारी खुद की भाषा नहीं थी, ये जो दूसरे जगह से जो लोग आए उन लोगों की वजह से हमारी हिंदी पर जो प्रभाव पड़ा, हमारी हिंदी पर जो प्रभाव पड़ा, हमने उन शब्दों को उठाया और हिंदी ने क्या किया, इसको अपने भीतर पचा लिया। हिंदी ने क्या किया, इसको अपने भीतर पचा लिया, और पचाने का परिणाम ये हुआ कि हमें जो है ना दूसरी भाषाओं को ये नहीं समझाना पड़ा कि अब हमें क्या करना है, हमने उनको जो भी हमारे साथ आकर मिला हमने उससे हाथ मिला लिया। ठीक है, हमने उससे हाथ मिला लिया। तो अब इसी क्रम में हमारे आते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग हमारे इसी क्रम में आते हैं। ठीक है, अब विदेशी उपसर्ग में आपको देखिए क्या करना है, विदेशी उपसर्ग में देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है, उर्दू के उपसर्ग में देखिए, अगर उर्दू के उपसर्ग हैं, अगर उर्दू, अरबी, फारसी अगर इनके उपसर्ग हैं तो ये वापस जुड़ेंगे उर्दू भाषा के शब्दों के साथ, उर्दू भाषा के शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे, शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे। मतलब हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द जो है वो हमारे उर्दू भाषा से है, अरबी भाषा से है, फारसी से है, कौन से अंग्रेजी के हैं, हमें यह भी पता चल जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वाला होगा वो अंग्रेजी के साथ जुड़ेगा, हिंदी वाला होगा वो हिंदी के साथ जुड़ रहा है, संस्कृत वाला संस्कृत के साथ, तो उर्दू वाला कह रहा है मैं कौन सा कम हूं, मैं भी उर्दू वाले शब्दों के साथ में जाकर जुड़ूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर उदाहरण, सबसे पहले देखिए अल। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बना कि अलमस्त। ठीक है, अलबत्ता, अब बत्ता शब्द जो है वो क्या है, उर्दू शब्द है, मस्त शब्द जो है क्या है, उर्दू शब्द है। अब इसके साथ में जुड़ गया अल, जुड़ गया। आगे बात समझ में या नहीं आई, आ गई ना, चल तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए ना, ना पसंद ना लायक, ना पसंद ना लायक है मुझे तुम सब, है ना, ये जो कहता है वो मेरी नजर में बीमार है। ठीक है, ना पसंद ना लायक मुझे पसंद है सब।
ठीक है, मतलब अगर ये कोई बात कह देता है नालायक, जो लायक नहीं हो, नालायक, जो लायक नहीं हो, नालायक, ठीक है। और फिर नापसंद, अब इसी से एक शब्द बनता है, इसका नापसंद का उल्टा बनाओ, मनपसंद बनता है ना, मनपसंद, मनपसंद का उल्टा हो गया नापसंद, जिसको मेरा मन पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। नापसंद, नालायक, नाकारा, सुना होगा नाकारा, नाकारा, नाकारा घूमता रहता है दिन भर, सुनने को मिलता है ना। तो यहां पर जो है नाकारा शब्द जो है वो किसका है, ये है हमारे किसका, उर्दू के उपसर्ग से युक्त उर्दू शब्द। इसमें अगर हम कहें नाक हमारा हो गया मूल शब्द, है ना। वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी गलती हो रही है आपसे। ना उपसर्ग है, अरे बेटा यही तो ध्यान देना है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं पर उलझाने की कोशिश करूं, आपको ध्यान देना है कि कहां उलझ रहे हैं हम। हमारा उपसर्ग है ना, और मूल शब्द क्या है, कार। मूल शब्द क्या है, कार, और उसमें भी फिर क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। तो प्रत्यय की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां शब्द क्या बन गया, नाकारा, नालायक, नापसंद बन गया। तो बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए क्या है, एन। मैं कक्षा में सोने ही वाला था, एन वक्त पर टीचर आ गए। एन वक्त, एन वक्त पर, ठीक है। इसी प्रकार हम कहें एन मौके पर, एन मौके पर, जैसे ही मैं कुछ करने वाला था एन मौके पर ये हो गया, तो एन मौके पर, एन वक्त, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ला, ला से बनाने, बनाओ, क्या बना, लावारिस, ठीक है। फिर देखो लाजवाब, 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 लाजवाब खाना बनाया है ना, लावारिस। फिर देखिए लाजवाब खाना बनाया है, लावारिस लोगों के लिए बनाया है ना। लाजवाब खाना हमने लावारिस लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। फिर देखिए ला इलाज, जिसका कोई बीमार इलाज ही नहीं हो, ये तो ला इलाज बीमारी से जूझ रहा है, ला इलाज जिसका कोई इलाज नहीं होता। आगे बात समझ में, ला का अर्थ यहां पर क्या होगा, नहीं के रूप में आएगा, ला का अर्थ यहां पर नहीं के रूप में आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं, ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। फिर आगे देखिए बद, बदनाम है कोई, बदनसीब है कोई, है ना। कौन कौन से शब्द बने, बदनाम, बदनसीब, बद मतलब बुरा, बद मतलब क्या हुआ, बुरा, जिसका बुरा नसीब हो, बुरा नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे, बदनाम, बदनसीब, है ना। कहते हैं सर उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। अब आप देखिए, यही तो हिंदी भाषा की खासियत है कि उसने सारी भाषाओं को अपने भीतर समाहित कर लिया। और हम बोलते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उर्दू शब्द भी आते हैं, अंग्रेजी शब्द भी आते हैं, संस्कृत शब्द भी आते हैं, हिंदी के शब्द भी आते हैं, पुर्तगाली शब्द भी आते हैं, डच शब्द भी आते हैं, और हम प्रयोग करते हैं। और इसी प्रयोग के अनुसार जो है हम हमारे शब्दों का निर्माण भी कर लेते हैं, जिसमें उनके उपसर्गों की सहायता भी हम ले लेते हैं। और यहां पर हमने ले लिया बदनाम, बदनाम उपसर्ग है, बद उपसर्ग है ना। और यहां पर देखो नाम के साथ जुड़ते ही बदनाम बन गया, बदनसीब। आगे आते हैं, अगला उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, बा, ये तो बहुत सुना होगा, कोर्ट में सुनते होगे,
कोर्ट में जब कोई भी फिल्म होती है या कुछ घटनाक्रम होता है तो कोर्ट में आपने सुना होगा वो बोलता है, या राजा के दरबार में बोला जाता है, राजा के दरबार में खूब सुना होगा, ठीक है, जब कोई राजा आ रहा होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? बा अदब, बा मुलाइजा, राजा पधार रहे हैं, बोलते हैं बा अदब, बा अदब। जज साहब ने निर्णय दिया, आज कैदी को बा इज्जत रिहा किया जाए, बा इज्जत, इज्जत के साथ रिहा किया जाए, इज्जत के साथ रिहा किया जाए, बा अदब, अदब के साथ आना है, अदब के साथ, बाकायदा, कायदे के साथ, बाकायदा, कायदे के साथ, है ना, बाकायदा कायदे के साथ। आगे देखिए, गैर, ये गैर जिम्मेदारी वाले कार्य जो है ये तुमसे ही होते हैं, है ना, तुमसे ही होते हैं, तो यहां पर क्या है? गैर जिम्मेदाराना, ठीक है। अगर कोई कानून के विपरीत काम हो, कानून के विपरीत काम हो तो हम क्या कहते हैं? सर, गैर कानूनी, क्या कहते हैं? गैर कानूनी, जो कानून के विपरीत हो, गैर कानूनी काम कर रहा है, गैर कानूनी आता है ना अखबार में, आज गैर कानूनी काम करते हुए कई जने पकड़े गए, है ना, तो गैर कौन सी भाषा का शब्द हुआ? सर, उर्दू भाषा का शब्द हुआ, और कानून वो भी उर्दू भाषा का शब्द हो गया, हो गया ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर उर्दू भाषा का उपसर्ग आ रहा है तो वो किसके साथ जाकर जुड़ेगा? वो उर्दू भाषा के साथ वाले के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगले उदाहरण पर, खुश, वाह, अभी आया था क्या? बदनसीब, अब बदनसीब का उल्टा क्या होगा? खुश नसीब, खुश नसीब हूं मैं कि मुझे आप जैसे विद्यार्थियों का सानिध्य मिला, खुश नसीब हूं मैं, खुश नसीब, है ना। फिर देखिए, और जब हम कहीं ऐसे वातावरण में जाएं जहां बहुत अच्छी अच्छी महक आ रही हो, तब हम क्या कहते हैं? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू, तो यहां पर क्या बन जाएगा? खुश के साथ में बू, खुशबू, बू का अर्थ होता है गंध। अब इसमें आप जो है वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप इसमें क्या जोड़ रहे हो? देखो, बद भी आया था और खुश भी आया था, बदनसीब, खुश नसीब, बदबू, खुशबू, ठीक है। तो यहां पर आपके एक साथ विलोम शब्द भी तैयार हो गया और साथ ही साथ में तैयार उपसर्ग युक्त शब्द भी हो गया, ठीक है। आते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखिए क्या कहता है, कम हम बिला, कम हम बिला। अब यहां पर देखिए, कम वाले उपसर्ग में हमें क्या करना है, ठीक है। सर, वो पढ़ने में कमजोर है, क्या है? कमजोर, पढ़ने में कमजोर है ना। फिर दूसरा बताओ, जिसमें अक्ल जो है वो नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है, एकदम सही कहा, क्या बनेगा? कम अक्ल, कम अक्ल। अब यहां पर देखिए उपसर्ग जुड़ा है इसलिए कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। और देखिए, एक शब्द आता है आपके, कमसिन, कमसिन, जिसकी आयु बहुत अल्प हो, छोटी हो, ठीक है, जो नाजुक से दिखते हो उसको हम कमसिन कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, हम, आप बहुत से शब्दों में, अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण दूं? पक्का, पक्का उदाहरण दूं? याद करो, आप भी बोलते हो, क्या बोलते हो? ओ हमदम, हमदम बोलते हैं ना। और और क्या बोलते हैं?
जो एक ही सफर पर एक साथ यात्रा करते हैं उम्र भर, उसको हम क्या कहते हैं? हम सफर। क्या बात है, क्या बात है आपकी, हम सफर, एकदम सही कहा, हम सफर, हमदम। और एक ही राह पर चलने वाले, उसको हम क्या कहेंगे? एक ही राह पर चल रहे हैं, हमराह। क्या कहेंगे? हमराह। एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, अब इसके जुड़ी हुई एक बात और बताओ। अगर कोई भी ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, दोनों की शक्ल आपस में मिलती है, तो उर्दू में उसे क्या कहेंगे? बताओ। हाँ, यही तो कहेंगे, हम शक्ल। क्या कहेंगे? हम शक्ल। मूवी भी तो आई थी इस पे, हम शक्ल। ठीक है। और हिंदी में जुड़वा, हिंदी में जुड़वा, और उर्दू में हम शक्ल। ठीक है, बात आ गई समझ? तो आते हैं आगे पर, बिला। ठीक है, अब इसमें देखिए, बिला वजह। बिला का मतलब होता है बिना कारण। ठीक है, बिला वजह, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कसूर। ठीक है, आगे बात समझ या नहीं आई? पक्का आ गई? तो आगे बढ़ूं मैं? पक्का आगे बढ़ूं? तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगले उदाहरण हमारे क्या कह रहे हैं। अगले उदाहरण है बे। याद करो, जब अगर कोई किसी से शर्म और नहीं करता तो कितनी डांट पड़ती है। और उसमें देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो वो कहते हैं कि आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। क्या कर दिया? बेइज्जत कर दिया। फिर बेशरम, बेहया, बेशरम, बेहया, बेइज्जत कर दिया। बोलते सुना होगा ना? आपको नहीं कह रहा मैं, आपको नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं ये वाक्य हमने सुने हैं, ये शब्द सुने हैं। बेशरम, बेहया, बेइज्जत, बेकसूर, सुना है? बेचैन, शब्द सुने हैं ना? हाँ यही है बे। बे मतलब नहीं, बे मतलब यहां पर क्या होगा? नहीं। बेकसूर, बिना कसूर की। ठीक है, बिना कसूर के हैं तो बेकसूर। बेचैन, जिसको चैन नहीं हो, बेचैन। ठीक है, बेहया, जिसमें हया नहीं हो, बेहया। बेशर्म, जिसमें शर्म नहीं हो। है ना? है ना? तो अब आते हैं अगले उदाहरण पर, दर। बताओ, याद करो। दरअसल में, दरअसल में मुझे याद करने की दरकार नहीं है। दरअसल मुझे याद करने की दरकार नहीं है, मुझे सब याद रह जाता है ना? यही बात हम कहते हैं, सीखते हैं। दरअसल मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरअसल, दर और असल। दरकार मतलब जरूरी नहीं है, दरकार जरूरी नहीं है ना? दरअसल और दरकार। आते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखिए, हर। अब ये जो उदाहरण है, ये आपका उर्दू का है। ठीक है, तो हमें यहां पर देखिए शब्द भी वैसे ढूंढना है। देखो क्या बनेगा, हर रोज, हर रोज। दूसरा देखिए, हरकारा। सेवक जो होता है ना, उसको हरकारा भी बोलते हैं। हरकारा, हर कारा, हर रोज। बात आई समझ? पक्का? पक्का चलें आगे? बहुत बढ़िया, और हम चलते हैं आगे। आगे देखिए हमारे उदाहरण अगले, ब, सर और नेक से। अब देखो ब से क्या बनेगा, ब से बनाओ। ब से बन गया, ये देखो, बदस्तूर। बदस्तूर, बिना लुके, लगातार। बलात्, बल के साथ। बलात्, बल के साथ, जबरदस्ती। ठीक है, फिर आते हैं सर पे।
सर से सुने होंगे ना, बताओ। एकदम सही। ये देखो, सरकार, सरपंच, सरकार और सरपंच। ये क्या है यहां पर, इसमें आपके सर उपसर्ग मिला हुआ है। कार मूल शब्द था, पंच मूल शब्द था, उसमें सर जुड़ गया तो सरकार बन गया, सरपंच बन गया, बन गया। आते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखिए, नेक। नेक, नेक मतलब अच्छा। तो यह देखिए क्या बनेगा, नेक दिल है वो तो। ठीक है, फिर देखिए, नेक रहमी है वो, नेक दिल है वो, नेक रहमी है वो। ठीक है, आ गई बात समझ में या नहीं आई? आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए क्या कह रहा है हमारा उपसर्ग, हेड। अब ये देखिए, ये आगे हमारे अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं ये। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं तो कौन सी भाषा के साथ जुड़ेंगे? अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़ेंगे। अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़ेंगे। अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़ना है। अब देखो, स्कूल में हमारे खूब सारे अध्यापक होते हैं अध्यापक। अध्यापक को अंग्रेजी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वहां पर क्लास में तो हम बोलते हैं सर आगे, इसके अलावा क्या कहते हैं? हाँ एकदम सही कहा, मास्टर। तो देखिए, हेड मास्टर। अब स्कूल में अगर जो है वो सारे बच्चों में चुनाव करवाकर और स्कूल में एक प्रमुख विद्यार्थी को एक पद दिया जाता है, एक गर्ल्स को, एक बॉयज को क्या पद दिया जाता है सर? एकदम हाँ, यही हेड बॉय या फिर गर्ल। हेडमास्टर हो गया, हेड बॉय हो गया, हेड गर्ल हो गया। ये क्या है? ये आपके अंग्रेजी भाषा, देखो अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना हम गर्ल बॉय, अंग्रेजी भाषा में कह रहे हैं। अब देखो इसके साथ में प्रयुक्त मैं कौन सा उपसर्ग कर रहा हूं? अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, और इससे आपके ये भी शब्दकोश में इसकी भी वृद्धि हो जाएगी कि जो शब्द जिस भाषा का होगा वह उसी भाषा के उपसर्ग के साथ में जाकर जुड़ेगा या उसी भाषा के प्रत्यय के साथ में जाकर जुड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ? ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, सब। बताओ सब से क्या बनेगा? बताओ बताओ बताओ। सब इंस्पेक्टर, सुना होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं SI, सब इंस्पेक्टर होता है। इसी तरह से देखिए, एक होता है सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए क्या है, रजिस्ट्रार शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द है और प्रयुक्त हो रहा है साथ में कौन? अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हाफ, हाफ। ठीक है, खाना खाने जाते हैं ना हम होटल में, होटल और में जाते हैं, तो वहां पर एक तो होती है, एक तो होती है क्या? फुल प्लेट, फुल का आधा, हाफ प्लेट, वही है ये। हाफ प्लेट लेकर आना, हाफ प्लेट। ठीक है, हाफ का मतलब वो आधी काट कर नहीं ला रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपको हाफ प्लेट। ठीक है, अच्छा एक पैंट होती है, बचपन में याद होगा पहनी होगी, कौन सी पैंट थी जो घुटनों तक रहती थी? अरे हाँ, हाफ पैंट ही तो थी। कौन सी पैंट थी? हाफ, हाफ पैंट। हाफ पैंट पहनी होगी ना? अरे हाँ वही तो है, ये अंग्रेजी शब्द है पैंट, अंग्रेजी शब्द हो गया ना, अंग्रेजी शब्द है इसलिए अंग्रेजी उपसर्ग आया, हाफ पैंट, हाफ प्लेट आया। ठीक है, आया। ओके, आते हैं अगले उदाहरण पर, है ना? तो हाफ पैंट, हाफ प्लेट,
इसके संदर्भ में हमें यही याद रखना है कि जो जिस भाषा का उपसर्ग होगा वह उसी भाषा के उपसर्ग के साथ में जाकर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहां पर आप लोगों की उपसर्ग की क्लास जो है यही समाप्त होती है। आपके संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषा के उपसर्ग जो हैं वो आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।